बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे और आगाज़ में बार बार एक ही रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है कि खुदारा अपने आप को महफूज रखें। हालात आगे मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं, इन हालात को कंट्रोल हम ही ने करना है। हमारे यहाँ इतने वसाइल नहीं हैं कि हम किसी भी मुश्किल वक्त से निमट सकें। हमारे सामने दीगर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें भी मौजूद हैं जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनसे सबक नहीं सीख रहे हैं। तो खुदारा प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए और घरों तक रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलें ताकि हम सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें। पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, टुडेज़ वेदर। जुनेद रियाज ने ज्वाइन किया है। जुनेद बताएगा वेदर अपडेट्स क्या हैं। कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 मई से गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। माल का हाल। एक नजर डालेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। आज हमारे पास सबसे पहली खबर है कोरोना बेकाबू, शहर में मरीजों की तादाद 1408 तक पहुंच चुकी है। कोरोना लॉकडाउन से कारोबार तबाह, ताजिरों का प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स में छूट देने का मुतालिबा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। और LWMC का नया सफाई निज़ाम लाने का फैसला। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। दुर्रे नायाब, सबसे पहले हालिया सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और लोगों के रवैये भी हमारे सामने, क्या कहेंगे? देखें जी, इसमें डिफरेंस करना इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको तो रोज़गार मिल नहीं रहा, और जो छोटे कारोबार चलाने वाले लोग हैं वो बमुश्किल अपने कारोबार को दोबारा से खड़ा करने पे इस तरह तक हुए हैं कि दोबारा से कुछ ना कुछ कारोबार चलाएंगे। दुकानें जो महदूद है वही खुल रही हैं, जो टाइमिंग्स है वही महदूद है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि सुबह से लेकर रात तक रश के वही हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कहीं से नहीं लग रहा संजीदा रवैये के साथ कि कोई इंतहाई ज़रूरतमंद बंदा अपना कोई घर की चीज़ लेने, कोई ग्रॉसरी करने या रोज़मर्रा का कोई मजबूरी वाला काम है जिसने इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को बुलाना है, वो करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। सिर्फ आपको एक नजर आ रहा है जी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, वो जो एक शहर में नाके लगाए गए थे ना और उससे शहरियों को रोका जा रहा था, एक खौफ भी था। अब वो नाके भी खत्म कर दिए गए हैं, अब तो बिला खौफ खतर लोग घरों से बाहर। ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी कौम तो अपनी तरफ, लेकिन हम लाहौरियों की बात करें, उन्होंने तो इसको बिल्कुल ही लाइट ले लिया। बिल्कुल लाइट ले लिया। उनका ये ख्याल है कि ये वक्त के साथ साथ एलिमिनेट हो रहा है, हालांकि ये वक्त के साथ मिसाल हमारे सामने है, कल एक दिन में 201 केसेस जो हैं वो, हालांकि ये वक्त के साथ साथ स्पाइक इसकी इख्तियार करता जा रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पंजाब से भी कि इसकी सेंसिटिविटी का जो ग्राफ है एटलीस्ट वो लोगों में किसी भी किसी भी अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए, किसी इश्तिहार के ज़रिए या किसी भी सोर्सेज के ज़रिए लोगों को बताए कि इससे पहले जब ये स्टार्ट हुआ उस वक्त क्या रेशो थी, उसके बाद बतदरीज हर रोज़ इसमें कितना इजाफा होता गया और हफ्ते और महीने बाद क्या हिसाब किताब। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम यहाँ पर बैठे ये चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अब आप लोग एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। मतलब लोग इसकी सेंसिटिविटी को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम अब एक दिन में 200 केस नए देख रहे हैं, लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन आपने देखा, उसमें नरमी कर दी और फिर लोग इतने बहादुर हैं, यहाँ वहाँ से जो खबरें सुनते हैं, सोशल मीडिया पे जो बातें सुनते हैं कि अच्छा हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अच्छा गर्मी आ रही है तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को एक्स्ट्रा पावर दे रही हैं मेरे ख्याल से, कि लोग जो हकाइक है उनको भी छोड़कर
اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. دیکھیں پازیٹیو وائبس لینا, پازیٹیو اپنے آپ کی تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا تو بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ کام تو ٹھیک ہے, لیکن آپ حقائق سے تو نہیں نا نظریں چھڑا سکتے ہیں. ہاں بالکل, لیکن آپ اس کو بہت لائٹ لیں اور آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جی کل تک ہم 25-30 ڈیلی کیسز کی طرف سے اٹھ کے 200 ڈیلی کیسز پہ پہنچ رہے ہیں, اور یہی خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو معاملہ بہت آگے نکل جائے. کل میرے ایک سینئر ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتا ہے کہ 30 ایسے کرٹیکل مریض اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا سوچتے ہیں اور پھر ترک کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ اب اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ بھی شاید سروائیو نہ کر پائیں. یہ مجھے کل ایک ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا تو باتوں باتوں میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ پوچھ لیا, تو حالات تو اس طرف بھی سنگینی کی دیکھی جائے, تصویر کا دوسرا رخ بڑا بھیانک ہے, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کچھ لوگ جو بچ گئے ہیں اپنی امیونٹی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے, یا ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں, تو اس چیز کو کم از کم مت وہ دیکھیں, وہ ایک سپر سپریڈر ہے, وہ ایک کیریئر ہے, اور اتنا پوٹینشیل کیریئر ہے کہ وہ ایک بندہ 40-40 لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. تو اس چیز کو خدا را جو ہے وہ سیریس لیں. اگر حکومت پنجاب ہمارے کچھ سٹیپس میں تھوڑا سا پیچھے ہے, وہ اس کے کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, لیکن اب وہ رینڈم ٹیسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, مختلف آبادیوں میں, مختلف گلیوں میں, کوچوں میں, گھروں میں جا کے جب رینڈم ٹیسٹوں کی طرف جائیں گے تو بات اس وقت کھل کے سامنے آئے گی. مجھے پچھلے پروگرام میں بھی ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کی بات بڑی دل کو لگی, وہ تو کلیم اس وقت بھی کر رہے تھے کہ 75,000 کے قریب اسٹرینتھ پہنچی ہوئی ہے, اور پاکستان میں تو ہماری تو کیپیسٹی نہیں کہ ہم اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں. یہ تو ایک بلی اور چوہے کا کھیل ہے کہ ہم لوگ کبھی آگے بھاگ رہے ہیں, کبھی وہ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو یہ سسٹم ایسے ہی, ہم اس کو کب پکڑتے ہیں اور کب ایگزیکٹ فگر دیتے ہیں یہ مئی میں بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا فرینکلی. تو یہ معاملات صرف یہ ہے کہ خدا را جو لوگ بچ گئے ہیں, جن لوگوں کے ٹیسٹ نیگیٹو آ رہے ہیں, یا جن لوگوں کو اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کرونا سے محفوظ رہ گئے ہیں, وہ احتیاط کریں اور بالکل اس چیز کو سیریس لیں. اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کروشل ٹائم میں جہاں پوری دنیا سروائیو نہیں کر پا رہی, اگر ہم آج بھی لائف مینجمنٹ کو نہیں سیکھیں گے تو ہم کب سیکھیں گے؟ بالکل صحیح کہا. ہم ایک چیز لینے نکلتے ہیں صبح سے لے کر رات تک 10 چیزیں باری باری لینے جا رہے ہیں, کبھی بچے اور پھر آپ ایک چیز خریدنے کے لیے اپنے گھر سے کتنی دور والی مارکیٹ میں جا رہے ہیں, اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں نے اب دیکھے ہیں کہ وہ بھی مارکیٹوں میں اور دکانوں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں. اور رش کے یہ عالم ہے کہ کل ایک دن چھٹی تھی منڈے کو, اور کل بینک کھلا ہے, تو ہر بینک کے باہر 10-20 آپ فٹ پہ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی تھیں, لوگ جڑے ہوئے تھے. تو حالات تو اس قدر ہمارے پاس سنگین ہوتے جا رہے ہیں. یہ خدا نہ خواستہ میں پھر بھی بات کروں گا کہ اگر ہمارے جو ہیلتھ سسٹم پہ یہ امتحان آتا ہے تو ہم بمشکل سروائیو کر پائیں گے. ہمیں جس طرح کہا جا رہا ہے 15 مئی کے مڈ تک جو ہے ہمارے پاس پیک ٹائم آ سکتا ہے, ابھی یہ 200 لوگ ایک دن میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں ہم تو آگے بہت مشکل ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کیلکولیشن میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. ہمیں جس وقت لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے تھا ہم اس ٹائم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے, اور جس وقت یہ آہستہ آہستہ چیز سپریڈ ہو رہی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کیا چیز نکل رہی ہے, تو ہم اس وقت لاک ڈاؤن میں چلے گئے. وہ ایک بہت اچھا ٹائم تھا, اور تھوڑا سا اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن آج کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں وہ بہت اسٹرکٹ نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم تب بھی کہتے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. اب حکومت ہمیں ہر 15 دن بعد 10 دن بعد ایک نیا ردم سناتی ہے جی کہ اب سپائک ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے جی, اب سپائک ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. تو تیسری دفعہ تو اب ہم دوبارہ سن چکے ہیں کہ مئی میں دوبارہ سپائک ٹائم آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کو ایک لاک ڈاؤن کی ضرورت اس ٹائم پڑنی تھی, جس کو یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے. یہ کوئی مانے نہ مانے, اب یہ اعتراض کریں, میڈیا پہ انگلیاں اٹھائیں, ہمیں یہ کہیں کہ جی یہ منفی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, جو بھی ہے, لیکن میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ معذرت کے ساتھ منسٹر صاحبہ سے بھی یہ کیلکولیٹ نہیں کر پائے. اور مجھے ابھی بھی 15 مئی تک یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے, مجھے یہ پورا مئی ہی مشکل نظر آ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ ٹیسٹنگ کی طرف جائیں, آپ ٹیسٹنگ کی طرف جس پر رینڈم ٹیسٹنگ کی آپ ایک ہفتے کے اندر رزلٹ نکال لیں. آپ کو میری بات تو چلے چھوڑیں, اگر آپ کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب جن کی ساری عمر گزری ہے, اگر ان کی بات حقیقت نہ ملے نا تو پھر بات کیجیے گا, پھر یہیں پہ بلا کے آپ یہ چیزوں کو ڈسکس کیجیے گا. پرابلم یہ ہے حکومت جو ہے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی اور اگلے کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اور عوام جو ہے وہ شتر بے مہار جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. میں تو اس چیز سے پریشان ہو رہی ہوں کہ ہم ابھی بھی اس ٹائم کو بہت ایزی لے رہے ہیں, اور ہم ڈیزاسٹر کی طرف خدا نہ خواستہ اگر چلے گئے تو پھر کیا حالات ہوں گے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے سے ہمیں بہت زیادہ منفی اور نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب ہم فیلڈ میں اتر کے حالات دیکھتے ہیں, اب جب ایک دن میں آپ کے سامنے 200 کیس آئیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں. خیر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, مجھے بریک پہ جانا ہے, اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाऊंगी। कोरोना लॉकडाउन से कारोबार तबाह और ताजरों की जानिब से प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स में छूट देने का मुतालबा किया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हुकूमत को अब खुद ही इस तरफ आ जाना चाहिए, ये अब मुतालबात नहीं करने चाहिए। मुतालबा तो करने चाहिए। देखिए, उनके कारोबार सफ़र कर रहे हैं, हम ये पहले भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 75% तो ऐसे कारोबार हैं जो रेंटल बुनियादों पे हैं, यानी कि कारोबार करने वाले अच्छा, मेरा पॉइंट तो ये ना, हुकूमत को खुद क्यों नहीं ख्याल आ रहा कि उन्हें अब ये रिलीफ देने चाहिए? क्यों ताजिर जो हैं अगर मुतालिबा कर रहे हैं, अगर ये उनके मुतालिबा नहीं पूरे होंगे तो फिर एट द एंड उन्होंने ये कहना है कि हम दुकानें खोलेंगे। अब यही तो बात है, या वो उनके पास दो ऑप्शन है। मैंने पहले भी ये बात की थी कि अगर ताजिर हरदर्मी पे आ जाए और फिर एक वक्त आएगा, अल्लाह करे ये लॉकडाउन के बाद सूरत हाल ठीक हो, तब सरकार कहेगी दुकानें खोलें, लोगों को वापस रोजगार पे बुलाएं, तो वो इतने ज्यादा डिक्लाइन के शिकार हो चुके होंगे कि उनके पास पैसे तक नहीं होंगे। बिल्कुल, वो उनके पास कई महीनों की दुकानों के किराए देने के पास पैसे नहीं होंगे, अपने मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, बिजली के बिल उनके वो डिफ़ॉल्ट हो चुके होंगे, पानी के बिल, दिगर सारे मामलात उनके सिफर पे आ चुके होंगे। और फिर वो ये डिमांड करेंगे कि अब हमें जो है एक सब्सिडी दी जाती है तो हम अपने कारोबार वापस बहाल करेंगे, वरना हम अपने कारोबार नहीं कर सकते। छोटे से छोटे ताजर छोटी छोटी दुकान पे भी कम से कम लाख 2 लाख जो है वो कर्ज चढ़ चुका होगा। तो ये चीज़ों की तरफ जाने की बजाय आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के लिए ताजरों के साथ बैठना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा फुकदान है। मसला ये है कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो, मैं फिर बार बार ये हमेशा कहता हूँ कि किसी थोड़े से ग्रुप को बुला के आप पूछ तो लें कि उनको हकीकत में मसाइल क्या हैं। ठीक है, आप नहीं जा सकते, आपके इश्यूज हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन आप रियल टाइम ताजरों को, रियल टाइम लोगों को, तंजीमों के अलावा तंजीमों को भी सुने, लेकिन ताजरों को भी थोड़ा सा सुन के क्रॉस वेरीफाई करें, तो आपको तस्वीर का रुख दूसरी तरफ नजर आएगा। अब तंजीमों में भी सियासत हो रही है, सियासत में समझ नहीं आ रहा कि तंजीम ए ठीक है, तंजीम बी ठीक है, मुखालिफ ग्रुप ठीक है या ओपोनेंट। तो आपके ताजर जो है वो सफर कर रहे हैं, वो अब बार कोर्ट के खड़े होकर सिर्फ मैच देख रहे हैं कि जी बॉल कभी सरकार के पास जा रही है, कभी हमारी ताजर तंजीम के पास जा रही है, और यहाँ पे सिर्फ मफादात की गेम चल रही है। आप देखें, इस बार रमज़ान बाजार भी नहीं लगे, इस बार आपके जो रिलीफ था, जो इतना ज़बरदस्त आपको आता था, आपको बहरहाल जो भी था, आपको मार्केट से 2-2, 3-3 रुपए ही रिलीफ मिलता था। आपको दालों में, आपको चीनी में, दालों में, चीनी में, और आपको वो भी ऐसा चक्कर दिया गया तो वापस दोबारा से कीमतों में इजाफा हो गया। और ये चीज़ों को क्या आपने हासिल किया? इससे बेहतर आप दुकानें खोल के लोगों को कारोबार की तरफ थोड़ा थोड़ा ले जाते तो मामला ना होता। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी की तरफ जिसकी वजह से दुकानों में, मार्केटों पे और हर किस्म की शॉपिंग के दौरान आपको रश पड़ा मिलेगा। मैंने पहले भी ये बात की थी कि आप 6 दिन बाद या 4 दिन बाद एक दुकान खोल देते हैं, उसके बाद जो बैकलॉग होगा वो किस तरह हैंडल करेगा? आपके इतने मसाइल बढ़ चुके हैं। अगर लेमैन की बात करें, किसी का मोबाइल रिपेयर होने वाला है, किसी ने को मोबाइल लेना है, किसी की कोई मशीनरी है, किसी का कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कोई आपकी मशीन खराब हुई है, 100 चीजें हैं। जैसे ही ये मार्केटें खुलेंगी, आप ये मेरी बात नोट कर लें कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, हाल रोड जब खुलेगा, हफीज सेंटर खुलेगा, ये जिस तरह की ये रोजमर्रा के मामला है जहाँ पे आम दिनों में इतना रश देखने में आता है, और जब लॉकडाउन के बाद, इतने अरसे लॉकडाउन के बाद आपको मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करने की जगह आम दिनों में नहीं मिलती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है? हम लोग अगर ये सोचते हैं तो सरकार कहाँ नहीं सोचती? हमें ये भी एक क्वेश्चन है कि सरकार क्यों नहीं ये चीजें देख रही कि हमें आने वाले वक्त में क्या क्या मामला उठाने पड़ेंगे। और महंगाई इतनी ज्यादा है ना, मैं इस बात के साथ लिंक करता चलूँ कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने ये बात कर ही दी है तो सीएम साहब की स्टेटमेंट भी शामिल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी, नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए हैं। तकरीबन ये पिछले 1-1.5 महीने से मैं ये सुन रही हूँ, सीएम साहब की ये स्टेटमेंट 2 से 3 दिन बाद आती है, और अब हम इतने मुश्किल वक्त में हैं कि हम सिर्फ ये स्टेटमेंट्स के मुतहम्मिल नहीं रह चुके हैं। अब एक्चुअली इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पहले ही बजट उनका बचा कुचा रह गया है 1-1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया है, और अगर इसी तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती रही, इसी तरह से मुनाफाखोर मुनाफा कमाते रहे, तो लोग कहाँ जाएंगे? आप देखें, पहले कभी होता था रमज़ान में थोड़ा बहुत लोग एक्सपेंस कर लेते थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपेंसेस बिल्कुल एक ग्राउंड पे ले आए हैं। यानी कि केला, आप केले को सिर्फ देख लें कि 50-60 रुपए रमजान से पहले था, अब आपको 100 रुपए, 120 रुपए, और गुलबर्ग में चले जाएं तो 200 रुपए भी मिल रहा है। इसी तरह आप हर फल को उठा के देख लें, बात कहां से कहां पहुंच गई है। लोगों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। खजूर देख लें,
کھجور نے اتنا زیادہ جمپ لیا ہے اور اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کھجور کو پہلے منگوا کے اسٹاک کر لیا, اب وہ نکال کے بیچ رہے ہیں اور اتنی مہنگی بیچ رہے ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. کلو لینے والا آدھے کلو پہ آ گیا ہے, آدھے کلو والا پاؤ پہ آ گیا ہے. پاؤ والا جو ہے وہ ہفتے بعد سوچتا ہے کہ چلو میں کوئی آدھا درجن کیلے لے لوں یا میں کوئی پاؤ کھجور لے لوں, چلو گزارا کر لوں. اچھا یہ چیزیں تو سب اپنی جگہ ہیں. یہاں پر تو گندم مہنگی ہونے سے 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 13 روپے مہنگا ہو گیا. اب سحری افطاری میں ہر کسی نے آٹے کا استعمال کرنا ہے, روٹیاں ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جاتا ہے ماہ مبارک میں, تو ہم تو کچھ نہیں کنٹرول کر پا رہے. اور میں کل ایک اشتہار دیکھ رہا تھا, اس میں ایک آٹا تھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ آٹا جو ہے نا یہ 500 گرام ہے آٹا, اور اس 500 گرام میں پتہ نہیں انہوں نے کتنی زیادہ چیزیں ڈالی ہوئی تھیں کہ یہ بھی ہے, اس سے امیونٹی بھی بڑھ جاتی ہے, اس سے اب کرونا کے خلاف لڑنے کی مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس 500 گرام آٹا کی قیمت 950 روپے تھی. صحیح. لوگوں نے تو اس حد تک جو ہے جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے, اس کو کون چیک کرے گا؟ کون چیک کرے گا؟ گزار صاحب کے پاس تو وقت نہیں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب تو نہیں نکل سکتے نا, ان کے پاس تو بہت محدود ٹائم ہے نا. لیکن ان کے ساتھ جو نیچے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, جو کمشنر صاحب ہیں, جو نیچے میونسپل کارپوریشن ہے, جو نیچے جا کے آپ کی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ, تو خیر بہت ہی اعلیٰ ظرف لوگ ہیں نا, بالکل وہ تو کارروائیاں. خیر ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, ابھی حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے تو مارکیٹ کی صورتحال ہم حسن علی سے جان لیتے ہیں. حسن بتائے گا سبزیاں آج کس قیمت پر مل رہی ہیں, اور سرکاری نرخنامہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ آویزاں تو کر دیا جاتا ہے, اس پر عمل نہیں ہوتا, آج کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, جیسے کہ آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے, اور اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی, بلکہ بیشتر سبزیاں پھل ایسے ہیں کہ جن کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. اگر بات کی جائے قیمتوں کے حوالے سے تو آلو آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں 60 روپے سے لے کے 70 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. پیاز جو ہے وہ بھی 60 سے 70 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اس طرح سے لیمو کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو لیمو کی قیمت میں کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی, اور لیمو شہر کے مختلف علاقوں میں 400 روپے سے لے کے اور 550 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں, جبکہ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح سے اگر پھلوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی, اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم ماہ رمضان میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں, کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ صرف دعوے کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. جبکہ اگر برائلر کی قیمت کی بات کی جائے تو گزشتہ روز کی نسبت آج مرغی کی گوشت کی قیمت میں 6 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جس کے بعد شہر میں مرغی کا گوشت 197 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ فارمی انڈے جو ہیں اس کی قیمت میں بھی 2 روپے فی درجن کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جس کے بعد شہر میں فارمی انڈے 88 روپے فی درجن میں فروخت کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, مارکیٹ کی صورتحال بتا رہے تھے. درے نے آپ نے سنا ہر جگہ ہمیں مہنگائی نظر آ رہی ہے. انتہائی غور سے حسن کا جو ہے لائیو پیپر سنے, اور میں اس میں یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کہہ دے کہ کوئی ایک چیز 1 روپے کم ہوئی ہے. ایون کہ انڈے بھی اس نے کہا جی کہ 2 روپے زیادہ ہو گئے, اور مرغی بھی جو ہے وہ بھی اوپر چلی گئی, حالانکہ اس کی اب اتنی کھپت نہیں ہے, نہ ہی شادیاں ہو رہی ہیں, نہ ہی تقاریب ہو رہی ہیں, نہ ہی بہت زیادہ دسترخوان اس طرح سے اوپن حالات کی وجہ سے لگ پا رہے ہیں, بہت زیادہ افطاریاں نہیں ہو رہی, اور بہت سارے لوگ بھی اب اتنی چیز لے رہے ہیں جتنا ان کے پاس بجٹ ہے. کسی کے پاس اسٹاک کرنے کی بہت زیادہ پوزیشن نہیں رہ گئی. تو پھر یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کوئی اوپر نوٹس لینے والا نہیں ہے, کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اندھیر نگری چوپڑ راج مچا ہوا ہے, یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ تم نے جو انڈے بڑھا لیے, یہ دودھ بڑھا لیا, یہ سیب بڑھا لیے, کیلے بڑھا لیے, یہ کیوں بڑھا لیے, کس سے پوچھ کے بڑھا لیے؟ آپ دیکھیں کہ ہم تو روز گزرتے ہیں اگر فیلڈ میں, تو مختلف جگہ پہ آپ کی قیمتوں والے بینرز لگے ہوتے ہیں, ان کی اپنی قیمتوں کے بینرز اور اپنے قیمتوں کے جو چارٹ لگے ہوئے ہیں, کہیں پہ کوئی سرکار کی قیمت کا چارٹ جو ہے وہ نظر آ جائے. اچھا درے نیاب, یہاں پر مجھے خبر نظر آئی ہے پرائس کنٹرول سیل بنایا جا رہا ہے, نرخنامہ ویزا نہ کرنے والے دکاندار جو ہیں ان کی دکانیں سیل کر دی جائیں گی, اقدامات کی خود نگرانی کروں گا, چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. آپ کچھ امید نظر آ سکتی ہے؟ جواد رفیق ملک صاحب جو ہیں وہ چونکہ کمشنر لاہور ڈویژن رہے ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ جب کمشنر تھے, اور وہ دور پھر میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ عثمان بزدار صاحب کا دور جو ہے مجھے کمپیئر کرنا پڑتا ہے شہباز شریف صاحب کے دور کے ساتھ, تب شہباز شریف صاحب تھے. ہوتا یہ تھا کہ ایک ہائیڈ اینڈ سیک ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ کمشنر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے, دوسری طرف پتہ لگا ہے جی کہ شہباز شریف آ گئے ہیں, تیسری جگہ پتہ لگا جی ڈپٹی کمشنر صاحب پہنچ گئے ہیں, چوتھی جگہ کو منسٹرز پہنچ گئے ہیں. اور لٹرلی مجھے پچھلے جو 5 سال 2 سال نکال کے پچھلے 5 سال کے رمضان مبارک میں مجھ سمیت حسن ہو گیا,
شہزاد خان ہو گیا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا رپورٹر, کوئی بھی ہو گیا, ہم پاگل ہوئے ہوتے تھے. بالکل ہم سے کور ہی نہیں ہو رہا ہوتا تھا کہ ہم کس کس کو کہاں کہاں جا کے کور کریں, اور اتنے زیادہ وزٹس ہوتے تھے, اور وزٹس کا ٹھیک ہے دکھاوا ہوتا تھا, لیکن دکھاوے کا فائدہ بڑا کچھ تو اس کا اثر ہوتا تھا. ہمیں اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ دکھاوا جس کو ہم 5 سال دکھاوا پٹتے رہے کہ جی یہ تو بہت دکھاوا ہو رہا ہے, اصل میں وہ دکھاوا بھی ضروری تھا. بالکل وہ دکھاوا نہ ہوتا تو چیزیں اتنی حالات ہوتی. میں جواز شفیع صاحب کی بات کر رہا تھا کہ یہ بہت ایک اس لحاظ سے ہے کہ ان کو فیلڈ کا اندازہ ہے. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں, ان کو فوڈ کا پتہ ہے کہ میں نے خوراک کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. یہ کمشنر رہے ہیں بطور ایڈمنسٹریٹر, انہوں نے لاہور کے تمام گلی کوچوں میں ہر طرف پہ ان کو مارکیٹوں کا بالکل پتہ ہے, کیونکہ میں نے بہت سارے وزٹس ان کے ساتھ کور کیے ہیں. اب یہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ میں جا کے اگر کراس چیکنگ میں جائیں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہ کچھ وزٹس کر کے صرف کراس چیک کریں گے کہ پہلے کیا تھا, جو سسٹم پہلے لاہور میں شہباز شریف کی گورنمنٹ میں چل رہا تھا اور اب کیا ہے, تو اس کو سٹرینتھن کریں گے. اور اگر یہ پرانی والی پہ جاتے ہیں, یعنی کہ صرف افسران کو, پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو یا باقی لوگوں کو نکلنے میں مجبور کر دیتے ہیں, تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی, اور میرے خیال سے یہی وہ وقت ہے جس پہ ہمیں یہ سب اقدامات کرنے چاہیے. 4-5 روزے ہوئے ہیں, بالکل ایسے ہی اقدامات کرنے چاہیے, بالکل ایسے ہی لوگوں کو ریلیف دینا. بالکل ایسے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین, بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں ان کی کارکردگی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ یہ جو منافع خور ہیں اور زائد قیمتیں وصول کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے, انہیں قرار واقعی سزا دی جا سکے, تاکہ آگے اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں ان کو روکا جا سکے. بریک میں مجھے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے LWMC کی جانب سے نیا صفائی نظام متعارف کروایا جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے. LWMC کی جانب سے نیا صفائی نظام لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. درے نے آپ کیا کہیں گے؟ آپ میں تو انا یہ کہوں گا کہ LWMC کی جانب سے نیا صفائی نظام نہیں بلکہ عوامی نظام لانے کا فیصلہ کیا گیا, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تو ایک جنرل پریکٹس ہے ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی, اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ریڈی والے, اب تو موٹر سائیکلوں پہ وہ چنگی رکشوں والے بھی جو کوڑا گھروں سے اکٹھا کرتے ہیں, آپ ان کو منتھلی جو ہے 400-500 روپے آپ ان کو دیتے ہیں, بالکل اور وہ آپ کا کوڑا اٹھا کے بڑے اطمینان کے ساتھ ڈیلی لے جاتے ہیں. تو یہ ایک وہ سسٹم ہے جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے شاید آنے سے بھی پہلے تھا. 2011 میں کمپنی آئی, اور اس سے پہلے بھی جو ویسٹ کلیکشن کا نظام تھا, اچھی سوسائٹیوں میں, اچھی رہائش گاہوں جہاں پہ رہائشی سہولیات ہیں, اچھے رہائشی اسکیمیں, ایریاز, ان کے اندر ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوتی تھی, اور یہ لوگ آتے تھے اس میں رکشوں پہ, ریڑیوں پہ, وہ آپ کا کوڑا اکٹھا کر کے لے جاتے تھے, اور وہ کہاں پہ ڈمپ کرتے تھے, یہ ایک کوسچن تھا. یہ ایک وہ سسٹم تھا جس میں تبدیلی لائی گئی, اور اس کے بعد ڈمپنگ کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے, اور ان ڈمپنگ کلیکشن پوائنٹس پہ کوڑا جو ہے اکٹھا کر کے ڈمپنگ سائٹ لکھوڈیر یا آپ کے محمود بوٹی لے جایا گیا. لیکن اس وقت بھی یہی نظام ہوتا تھا کہ شہری یا خود ان ڈمپنگ پوائنٹ تک یا ان ویسٹ بنوں تک اپنا کوڑا پہنچاتے تھے, یا کوئی پرائیویٹ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جو آپ کا کوڑا اکٹھا کر کے وہاں تک پہنچا دیا کرتے تھے. اب آپ وہی سسٹم جو ہے, وہ جو شہریوں کا سسٹم تھا, جو عام لوگوں کا سسٹم تھا, جو ٹھیکے کا سسٹم تھا, آپ اس کو دوبارہ لینے جا رہے ہیں. اٹ مینس کہ آپ جو اپنے اندر اصلاحات لائے تھے 2011 میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ناکام ہو گئے, اور اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ وہی اصلاحات لائیں جو لوگوں نے خود اڈاپٹ کر رکھی ہے, اور وہ منتھلی بیسس پہ پرائیویٹ لوگوں کو کوڑا دے کے اپنا گھر کا سارا صاف کرواتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں اب اصلاحات لانے کی بات ہے. آپ نے اصلاحات میں کیا اتنا 9-10 سال میں لائے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں درے نے, اب ہم جو یہ گزشتہ 2 سال سے شہر لاہور کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر صفائی کی تو مثالیں دی جاتی تھی شہر میں, اب اس فیصلے سے کچھ بہتری آئے گی؟ میں اس فیصلے سے اس لیے بہتری نہیں آئے گی کہ پہلے ڈور ٹو ڈور کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی کے باوجود بھی مثالیں دی جاتی تھی کہ کلیکشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ مینول میں 2011 سے آج تک آپ کی یہ تھا ہی نہیں کہ آپ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے. تب بھی صفائی ہوتی تھی شہر کی, بڑے ذمہ داری سے لوگ اچھے طریقوں سے کوڑا جو ہے ڈسٹ بنوں تک پہنچاتے تھے, ڈسٹ بنوں کو بر وقت صاف کیا جائے. نقصان کہاں ہوا ہے کہ ڈسٹ بنوں کو بر وقت جو ہے ویسٹ کلیکشن پوائنٹس کو خالی نہیں کیا جا رہا, وہاں پہ گاڑیاں نہیں آ رہی, اور آپ کے جو انڈر پریویلیج ایریاز ہیں, جو بہت ہی پرانے اور ڈپرائیوڈ ہیں, غریب ہیں, آپ کے اسلام ایریاز ہیں, وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ وہاں پہ کوئی کوڑا اٹھانے کا کانسیپٹ بھی ہو. بالکل معاملات وہاں پہ خراب ہوئے. پھر جیسے جیسے ٹرانزیشن آ رہی تھی, آپ نے آتے ہی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بغیر حکمت عملی اعلان کر دیا کہ جی ہم
बस फारिग कर रहे हैं जी, ऐसे हम तमाम कंपनियां फारिग कर देंगे, कंपनियों में चोरियां हो गई हैं, डकैतियां हो गई हैं, कंपनियों ने मुल्क लूट लिया, ये कर दिया वो कर दिया। जिस वक्त उन्होंने पहला ट्रांजिशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उनको अंदाजा हुआ कि ये सिस्टम के बगैर तो हम अल्टरनेट सिस्टम लाए बगैर रिप्लेस कर ही नहीं सकते। यानी कि उनको बाद में आने के हुकूमत में अंदाजा हुआ कि हमें पहले रिप्लेसमेंट मेंटेन करनी है, रिप्लेसमेंट बनाएंगे तो हम स्विच करेंगे। तो वहां पे सारा सिस्टम खराब हुआ, आपके शहर की सफाई भी खराब हो गई, आपके शहर के वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम भी खराब हो गया, आपके तमाम तर लोगों की जो हाजिरी का सिस्टम था, जो सारा सिस्टम था वो भी मुतासर हो गया, लोगों ने काम करना छोड़ दिया और वहां पे जितनी आपकी पेमेंट्स थी वो ड्यू हो गई। देखें ठेकेदारी है ना, आपने शहर की सफाई ठेके भी दी हुई है, ठेकेदार को पैसा नहीं देंगे, वो 1-2 महीने चलाएगा, उसके बाद काम बंद कर देगा, काम बंद नहीं करेगा तो स्लो कर देगा, स्लो नहीं करेगा तो रिडक्शन ले आएगा उसमें 30% 40%। और वो जो ये सब होता रहा उसका नतीजा हमें नजर भी आता है। नतीजा ये देखें, आप का शहर का सिस्टम अगर आप एक दिन सफाई ना करें तो आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपको एक दिन सफाई ना करने और कूड़ा इकट्ठे ना करने का खमियाजा 3 दिन के बैकलॉग को कवर करने में करना पड़ता है। तो जहाँ पे हालात ये हो, ये इतनी नेसेसरी आपकी इशू हो तो क्या करेंगे? कसूर इसमें कुछ सरकार का इस तरह भी नहीं मैं समझता, क्योंकि अलीम खान साहब आपको पता है कि जब सूबाई वजीर बल्दियात बने और सीनियर मिनिस्टर बने तो उन्होंने बहुत तेजी के साथ 2-3 सिस्टम से काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम में नहीं रहे और उसके बाद अब जब वो वापस आए हैं तो दोबारा वहीं से स्टार्ट हो गए हैं जहाँ से करते हैं। तो ये अब फिर और टाइम लगेगा, उसके बाद कंपनियों को बुलाएंगे, इन कंपनियों को रिप्लेस करेंगे, फिर नए सिस्टम के तहत अल्टीमेट आखिरी पॉइंट कि बोझ किस पे आएगा? आप पे और मेरे। ऐसे ही है। लाहौर वेस्ट कंपनी को डोर टू डोर कलेक्शन की, सॉरी मैंने अभी बात करती, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमें 400-500 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, वहीं आ जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। अभी एक अहम खबर आपसे शेयर करनी है। अहम खबर है, शहर में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी हैं। रावी रोड में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात हुई है। रावी रोड के इलाके से खबर दे रहे हैं जहां पर जनरल स्टोर में डकैती की वारदात हुई है। 3 डाकुओं को स्टोर के मालिक ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते देखा जा सकता है। डाकू रावी जनरल स्टोर से 55,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। रवां साल में दूसरी बार दुकान में लूट मार हुई। पुलिस हाल पहली डकैती मुलजिमान को भी तलाश नहीं कर पाई। मुद्दई मुकदमा की जानिब से ये कहा गया है। और अभी सेशन अदालत से आपको खबर देंगे जहां पर पसंद की शादी करने वाली आमना बीबी को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी गई है। सेशन अदालत से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर पसंद की शादी करने वाली आमना बीबी को शौहर के साथ जाने की इजाजत दी गई है। आता अदालत के बाहर वालिदा बेटी के साथ उलझ पड़ी। वालिदा की बेटी आमना बीबी को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश। वालिदा अदालती फैसले के बाद बेटी आमना पर तशद्दुद भी करती रही। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आमना को शौहर के साथ रवाना किया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे बैरूनी ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों की क्वारंटीना सेंटर मुंतकिली। रात गए 2 परवाजें 497 मुसाफिरों को लेकर आई हैं और जिले इंतजामिया की जानिब से अपनी निगरानी में तमाम मुसाफिरों को कोरोना स्क्रीनिंग की गई और क्वारंटीन सेंटर में आज मुसाफिरों के मुकम्मल कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। स्पेशल बसेस पर बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटीना सेंटर ले जाया गया है। जी तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज आपने जानी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वो किया गया है और इस लॉकडाउन का अगर आज बात की जाए तो 37वां रोज है। 37वें रोज भी क्योंकि हम भी हर रोज घरों से बाहर निकलते हैं दफातर आने के लिए, तो आप जब बाहर निकल के खुद ये चीजें विजिट करते हैं, देखते हैं, तो आपको अफसोस होता है कि लोगों का रवैया नहीं बदल पा रहा। आपने लॉकडाउन में नरमी कर दी, आपने शहर में जो नाके लगाए गए थे वो पहले कम किए और अब मुझे तो एज सच कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये तब चीजें करनी चाहिए थी जब हम सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे होते, जब हमें हालात अच्छे नजर आ रहे होते, बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे होते। अनफॉर्चुनेटली हमारी तादाद जो है वो इस तरह से बढ़ रही है कि एक दिन में आपको 150-200 के करीब केसेस नजर आ रहे हैं और हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। हम इस तरफ जा रहे हैं कि हमने जो शहर में नाके लगाए थे हमने उन नाकों को खत्म कर दिया है। मतलब जब सख्ती करनी चाहिए तब हम नरमी की तरफ आ रहे हैं। आई डोंट नो कि इसके नताइज क्या होंगे क्योंकि लोग अब इसको इजी लेना शुरू हो गए हैं। स्टोर्स की बात की जाए, नादरा दफातर के मनाजिर आपको हमने दिखा दिए। इस तरह आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी जगह ऐसी नजर आ जाएंगी जहां पर लोगों का हुजूम है। वो चाहे सब्जी की दुकानें हैं, वो चाहे फलों की दुकानें हैं, वो फिर चाहे आप
सुई नॉर्दर्न गैस ऑफिस के बाहर के कुछ दिन के पहले हमने मनाजिर देखे कि लाइन में कतार में लोग खड़े हैं अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। ये सब चीजें हमें बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएंगी। लॉकडाउन की सिचुएशन आज जान लेते हैं क्या है 37वें रोज। फाहद भट्टी की जानिब जाएंगे। जी फाहद। जी बिल्कुल, शहर भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का 37वां रोज है। सड़कों पर मामूल से ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रही है। जगह जगह पुलिस एहलकारों की जानिब से नाके लगाए गए हैं। वहां पर तैनात पुलिस एहलकार जो है वो शहरियों को हिदायत करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि खुदारा रमजानुल मुबारक के महीने में तो घरों में टिक कर बैठ जाए, मगर उसके बावजूद शहरी जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि खास तौर पर जो फैमिलीज हैं वो सड़कों पर निकलती हुई नजर आ रही हैं। जो डबल सवारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरिक नजर आ रही है। शहर भर में जो नाके लगाए गए हैं वहां पर पुलिस एहलकार जो तैनात है उनकी जानिब से लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है, मगर उसके बावजूद शहरी जो है वो बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ही होती हुई नजर आ रही है। तो पुलिस एहलकारों का कहना है कि 12 बार शहरियों को समझाने के बावजूद जो है वो समझ नहीं रहे। उनको 12 बार हिदायत की जा रही है कि खुदारा घरों में रहें, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी मत करें। ये जो लॉकडाउन किया गया है इसमें शहरियों की ही भलाई है, तो अगर हरगिज़ जो है वो घरों से बाहर मत निकला जाए। अगर कोई इंतहाई ज़रूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकलें, मगर उसके साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी अपनाएं। एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फाहद, आप हमारे साथ मौजूद थे। 37वां रोज़ है आज लॉकडाउन का और आज की सूरत हाल आपने जान ली। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पर हम देख रहे हैं कि शहरी आ रहे हैं, महंगाई की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं, अशिया खुरोश की यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। लोग सस्ती अशिया की तलाश में यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ही नज़र नहीं आ रही है। अब लोग दुहाई दे रहे हैं कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। शहजाद खान की जानिब हम रुख करेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद बताएगा क्या सूरत हाल है शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर? शहर के ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर तो महंगाई का तूफान नज़र आता है। पंजाब हुकूमत जो ग्राम फरोश माफिया है उसको लगाम डालने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। तो उसके बाद शहरियों की उम्मीद का तवज्जो का जो मरकज़ है वो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स बन जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ानुल मुबारक के 5वें रोज़ा जो है वो आज हो गया है। इसके बावजूद अशियाए ज़रूरिया की जो किल्लत है वो ताहाल बरकरार है। जो दालें और चने हैं वो कुछ हद तक प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन इनमें जो दाल मात छिलका है वो भी अभी शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा दाल माश धुली हुई ये भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा जो दाल मूंगी है ये भी शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो सबसे एसेंशियल आइटम समझी जाती है वो होता है बेसन, क्योंकि उससे शहरी अपनी अफ्तारी के टाइम जो है वो पकौड़े और समोसे वगैरह बनाते हैं। लेकिन शहर के अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको बताता चलूँ जो बेसन है वो भी दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता जो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स हैं इन पर लग्जरी आइटम्स की भरमार है। शहरी जो यहाँ पर ख़रीदारी की गरज से आ रहे हैं उनका ये कहना है कि उनके बच्चों ने जो है वो लग्जरी आइटम से अपना पेट नहीं भरना, उनको तो बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की अशद ज़रूरत है। और रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर जब गुज़श्ता 1.5 महीने से जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो जारी है, जो शहरी हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। तो इसी वजह से वो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं कि ताकि यहाँ से जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो उन्हें सस्ते दामों में मिल सके। लेकिन यहाँ पे आपको शहजाद मुझे ये बताइएगा क्या कहना है यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का, ये जो चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही हैं उसकी कोई वजूहात भी बताई जा रही हैं कि आया इन चीज़ों की यहाँ पर कामयाबी होने की वजह क्या है? लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, या तो फिर लोगों को बता दें कि ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लोग अपना टाइम भी ज़ाया मत करें। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया की नहीं है। इनके पास जो अशियाए ज़रूरियाँ आएंगी इन्होंने वही फ़रोख्त करने हैं। ये यहाँ पे मुलाजमीन बैठे हैं, ये सबसे पहले इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदार है। इसके लिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जिसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोक्योरमेंट करती है, वो परचेजिंग करती है, और परचेजिंग करने के बाद वो लाहौर समेत मुल्क के तमाम दीगर शहरों में सप्लाई जो है वो भेजती है। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग के बाद करती है। जो शहरी हैं वो शिकवाकना है। शहरियों का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान तो किया गया कि जो शहरी हैं इनको यूटिलिटी स्टोर्स पर
6 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज जो है वो फराम किया जाएगा। उनका ये कहना था कि ये 6 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज फिर कागज़ों की हद तक ही महदूद होगा अगर शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर इश्याए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता। अच्छा शहजाद, मुझे ये बताएगा यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर शहरियों की दिलचस्पी कैसी देखने में आ रही है? यहाँ पर हम देख रहे हैं शहरी भी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनके रेट्स का मार्केट से कितना फ़र्क है? जी आपको इस हवाले से बताता चलूँ, जब शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं तो उनको उस वक्त सख्त मायूसी का सामना करना पड़ता है जब उनको आधी शहर ज़रूरियाँ मिलती हैं और आधी नहीं मिलती। उसके बाद शहरी जो है वो दोबारा आने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने से जो है वो कतराते हैं। उनका ये शिकवा होता है कि घर से जो है वो गर्मी की हालत में, रोज़े की हालत में इसलिए निकलते हैं कि शायद ज़रूरिया सस्ते दामों यूटिलिटी स्टोर से अपने घर ले जा सकें, लेकिन जब उनको आधी शायद ज़रूरिया मिलती हैं तो उनकी दिलचस्पी जो है वो यूटिलिटी स्टोर से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपको बताते चलो, इस वक्त मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, आपको हम कैमरे की आंख से यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ पे रश जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। यह इक्का दुक्का गाहक जो हैं वो आ रहे हैं और जिक्का दुक्का गाहक यहाँ पे मौजूद है, उनका भी ये कहना है कि इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने से शहरी जो है वो कतराते हैं कि यहाँ पे जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाती, जिसके बायस उनकी दिलचस्पी जो है वो यूटिलिटी स्टोर से कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर के नाज़िर मनाजर भी आपने देखे, खाली पड़े हैं। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि वो यूटिलिटी स्टोर का रुख आया क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनमें दालें बताई जा रही हैं वो दालें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, तो शहरी कहते हैं कि यहाँ पर उनके आने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हैं। अब जो रिलीफ दिया जा रहा है वो कहाँ दिया जा रहा है? जो अशिया सस्ती करके यहाँ पर फराहम की जानी थी वो कहाँ की जा रही हैं? कौन से लोग हैं जिन तक इसके समरात पहुंच रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों की दुहाई फिर अपनी जगह है, लोग फिर सही परेशान नजर आ रहे हैं कि आया वो खरीदारी कहां से करें। मार्केट में चीजें जरूर मौजूद हैं लेकिन महंगी दी जा रही हैं। हर कोई सकत नहीं रखता कि वो महंगी चीजें खरीदे, और जहां कहीं रिलीफ दी जा रही है वहां की हकीकत क्या है वो भी आपने देख ली। खैर, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी कोरोना वायरस के वार देख रहे हैं हम कि बहुत तेज़ी से जारी हैं, बल्कि लाहौर में हम तादाद ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसे में जहाँ पर हमने बात की बड़ों की, बूढ़ों की, बच्चों की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों की बात करना जो कि इस दुनिया में एक नए बच्चे को लेकर आती हैं, यानी हमला खातीन। ये वक्त उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन पे हम बात करेंगे, फिर इलाज पे बात करेंगे, किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है इस पर भी हम बात करेंगे। कोशिश ये करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितनी मालूमात, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम आपके साथ शेयर कर सकें, और यही सिलसिला इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। स्टूडियो में हमारी मेहमान जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा वसीम, जिन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल डॉक्टर साहिबा? खैरियत, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा मसरूफियात आजकल क्या चल रही हैं? हर तरफ हमें तो यही सब कुछ नज़र आ रहा है। हमल एक ऐसी चीज़ है जिसका ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि सिलसिला चलता ही रहता है। तो हमला ख़वातीन ज़ाहिर है कि जिस तरह से हमारे मुल्क में सिलसिला है और माशाल्लाह तादाद बच्चों के पैदा होने की बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, तो वो सारे सिलसिले उसी तरह से जारी हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपने पहली बात की कि प्रिवेंशन की बात, तो प्रिवेंशन के लिए जो तदाबीर हुकूमत ने बताई हैं और जो हर वक्त TV पे, रेडियो पे, आपके प्रोग्राम में आती रहती हैं, हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ खुद नहीं है, उनके साथ एक बच्चा भी है पेट में, और इन ख़वातीन के साथ घर में भी और बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसमें एहतियाती तदाबीर सबसे पहले तो वही है कि घर तक महदूद रहें, घर से ना बाहर निकलें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर आपको घर से बाहर निकल के होता है, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने भी उस पर बहुत मेहनत की है और सबको आइडिया भी है कि ये एक डेंजरस बीमारी है जो एक दूसरे के हाथ से, छूने से, खांसी से, आपके नाक से, आंखों से आपके अंदर जा सकती है। तो इसलिए जितना आप घर के अंदर रहेंगे उतना महफूज रहेंगे, स्पेशली जो हामला ख़वातीन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुव्वत मुदाफ़त की हम बार बार बात सुन रहे हैं कि कुव्वत मुदाफ़त आपकी अच्छी होनी चाहिए, और फिर जब हम आते हैं हामला ख़वातीन पर, यहाँ पर कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होना
किस कदर ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ख़वातीन जो हामला ख़वातीन है जनरली यंग होती है ना, मतलब ओल्ड एज की नहीं होती, ज़ाहिर है ये वायरस ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है। तो जो यंग ख़वातीन हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर वुमेन, लेकिन हमल की वजह से कुछ इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती है जिसकी वजह से वायरस लगने का चांस हो सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एहतियात वही वाली है कि आप जो है ना, जब भी घर से अगर किसी भी वजह से निकलना पड़े या किसी भी और से इंटरेक्ट करना पड़े तो मास्क ज़रूर पहने और अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। मतलब अपनी जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स आजकल जितने भी हैं जो एक हामला माँ की सेहतमंद ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है वो ज़रूर लेते रहें ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है। सही। मुझे ये बताएगा क्या हामला ख़ातीन जो हैं वो इसी तरह से इस वायरस का शिकार हो सकती है जैसे एक आम आदमी इसका शिकार होता है? जी, अभी तक तो ऐसे ही है क्योंकि अभी तो चूंकि ये वायरस नया है, 2-3 स्टडी जो न्यूयॉर्क से आई हैं उन्होंने देखा है कि उन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों को स्क्रीन किया, कम अज़ कम कोई 213 लोगों की जो एक केस रिपोर्ट आई है उसके अंदर तो उनका इंसिडेंस कोई 15% के अराउंड निकला जो कि पॉजिटिव थी, जबकि उनको कोई अभी सिम्टम नहीं थे। और कुछ एक केस सीरीज में जो देखा है उन्होंने दूसरी 43 पेशेंट्स की जो पॉजिटिव थी उनमें सिम्टम बिल्कुल वैसे ही थे क्योंकि डिजीज मेजॉरिटी में माइल्ड होती है और सही हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ 2% की मोर्टेलिटी होती है, तो वो सेम प्रोपोर्शन था। सही। कौन सी ऐसी खातून हैं जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो वायरस जो है उनके अंदर ये जल्दी जा सकता है? मतलब उसमें ये जो ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, जैसे खून की कमी का शिकार जो खवातीन होती है उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, इसीलिए हम हमेशा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और वैसे भी हमारी जो सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं और हमारे जो हम प्रमोट भी करते हैं वो यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खून बनाने वाली अशिया जैसे कि गोश्त है, कीमा है या दवाइयाँ मिलती हैं जो कि अपनी जो एनीमिया है उसको प्रिवेंट करके रखें। खून की कमी का शिकार नहीं होंगी तो इंशाल्लाह ताला मुदाफ़ियत कम नहीं होगी। सही। और अगर इन केस इस तरह से खातून शिकार हो जाती हैं कोरोना वायरस का तो फिर उनका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, क्योंकि उनको तो फिर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि अभी तक जो स्टडीज़ आई हैं उसमें ये है कि ये बच्चे पे असरअंदाज नहीं करती, यानी कि बच्चे में कोई जिस्मानी नुक्स ऐसी खवातीन में नहीं पाया गया जिन जो हमला है, तो ये माओं के लिए एक रियोश्योरिंग बात है क्योंकि वो सबसे पहले बच्चे के लिए कंसर्न होती हैं कि हमारे बच्चे के अंदर तो नहीं कोई ऐसी ट्रबल चली गई या उसको तो नहीं कोई खुदा ना खासा जिस्मानी नुक्स होगा, अभी तक ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वायरस है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ आता है। अच्छा। जी, क्योंकि हमल के एंड पे जाके समहाउ इसके जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, तो जितनी भी नंबर्स आई हैं उसमें यही देखा गया है कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी में इस पेशेंट्स पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ज़्यादा सवेयर सिम्टम्स आने का चांस होता है। कभी कभी वक्त से पहले, पैदाइश से पहले दर्दें लगने के भी कुछ रिपोर्ट्स सामने आई। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस की वबा है तब से लोग ऑब्वियसली मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गए हैं, और इस सिचुएशन में तो आपको पहले ही कहा जाता है कि आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपने स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, तो ये मेंटली रिलैक्स रहना कितना ज़रूरी है हमला? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में समहाउ इसकी परसेंटेज कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी ममालिक। विरुलेंस फ़र्क हो सकती है, ज़ाहिर एक्सपर्ट्स इस पर ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन बात सर ये है कि एक तो ये कम है, दूसरी बात ये है कि इसकी 98% रिकवरी है, ये बार बार जहन में रखें। दूसरा ये, तीसरी बात ये है कि आप मतलब जितनी पॉजिटिव सोचेंगे, जितना सोचेंगे कि जो फैक्ट है वो भी यही है। मतलब अगर आप देखिए सेहत लाहौर के जो फिगर्स हर वक्त पोस्ट हो रहे हैं, पंजाब के फिगर्स पोस्ट हो रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोग सही होकर घर जा रहे हैं, मतलब डेथ्स के तनासुब बहुत ज्यादा कम है, और सेम इज ट्रू फॉर हामला खवातीन। तो पॉजिटिव थिंकिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सही, उससे आप रिलैक्स भी रहेंगे और एक वो डर खौफ भी जो है आपका कम देगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, टाइम टू टाइम आपके पास चेकअप के लिए खातून आती हैं, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग की सहूलत उस तरह से नहीं है, सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट में आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, आप लोग क्या खुद से सजेस्ट कर रहे हैं कि टेस्ट कराने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि देखिए दुनिया भर में कहीं पे ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये सिम्टोमेटिक पेशेंट का टेस्ट कराएं, ठीक है। आइडियल टेस्टिंग फैसिलिटी तो यूके यूएस से जैसे ममालिक में भी नहीं है, तो हमारे लोग इस पर बहुत पैनिक हो जाते हैं कि शायद टेस्ट करवा लें, और उसका सबसे बेस्ट वही पॉलिसी है, लोगों से नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वायरस कहीं से कैच नहीं होगा, ये इंसान ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू ही कैच हो रहा है। तो बेस्ट अप्रोच जो कि गवर्नमेंट ने भी सजेस्ट की है वो वही है कि आप सेल्फ आइसोलेट रहें, फालतू बिल्कुल बाहर ना निकले,
उससे आपको वायरस नहीं लगेगा। सही। अब मुझे ये बताएगा, बहुत सारी हमला खातिन ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल उनका डिलीवरी का टाइम पीरियड करीब है और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस उन्हें हो जाता है तो इस पर फिर क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, टाइम लिया जाता है कुछ? जी उसमें ये कि अगर तो ऐसी कोई सिम्टम्स हैं आपको, जैसे आपको बुखार हो गया या आपको खांसी शुरू हो गई है या मतलब सर में दर्द है, आपको लग रहा है कि आपको फीवर और फ्लू और कफ के सिम्टम्स या सांस में कोई इशू है, तो फिर तो डेफिनेटली घर नहीं बैठना, जाहिर है फौरन अपने डॉक्टर को दिखाना है। और डॉक्टर सारे पंजाब के अलावा लाहौर में आपके स्पेशलाइज सेंटर्स गवर्नमेंट ने बना दिए हुए हैं जो कि आपकी बिल्कुल केटर करते हैं नीड्स को। आइसोलेशन वार्ड्स हैं, उनके लिए डॉक्टर्स प्रॉपर ट्रेंड हैं और आपको प्रॉपर केयर के साथ रखा जाएगा। परेशानी की बात सही। मुझे शहर लाहौर में बताएगा ऐसे कोई केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं हमला का? जी तो अभी बहुत ज्यादा नंबर नहीं है लेकिन 3 से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। सही। और इनका इलाज मौलजा भी उसी तरह से किया जा रहा है जैसे हम कोरोना के बाकी पेशेंट्स का देख रहे हैं, आइसोलेशन में, बिल्कुल इसी तरह क्योंकि जाहिर है हमला खवातीन के लिए तो और ज्यादा परेशान हम ख्याल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स भी उसी तरह प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ उनका ख्याल करते हैं ताकि ये कि बिल्कुल उनका उसी पूरी तरह से प्रॉब्लम उनको कोई ना हो। सही। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कौन कौन सी ऐसी खातीन जो कि हमला खातीन हैं और उन्हें इस तरह के सिम्टम्स हैं तब उन्हें टेस्ट कराना चाहिए, अदरवाइज़ उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? किन किन सिम्टम्स का आप जिक्र करना चाहेंगे जिसके बाद आपको कोरोना का टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे कि करवा लेना चाहिए? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आम पब्लिक के लिए है, जो बार बार आपको बताया जाता है कि खांसी आपको मुस्तकिल रहनी शुरू हो गई है, आपको बुखार की कैफियत है, खांसी है, ये छींकें आ रही हैं बार बार। देखिए कुछ तो मौसमी भी होती हैं, ठीक है। आप देखिए फ्लू एक कॉमन सा सिम्टम है जो हम सबको होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में देखिए कौन ऐसा है जिसको नहीं हुआ, लेकिन यही चीजें अगर शिद्दत में आ जाएं, खांसी मुस्तकिल के साथ बुखार रहना शुरू हो और थोड़ा थोड़ा सांस आपका लगेगा खराब हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि स्क्रीनिंग कैंप सब मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। वो आपको स्क्रीन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो कि अगर आपको स्क्रीनिंग की जरूरत है आपको टेस्ट की तो देते हैं, वरना नहीं। सही। अब कुछ आफ्टर प्रेगनेंसी में बात करना चाहूंगी। हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो रही हैं, आपको नहीं पता मरीज आ जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं से अगर खातून कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है, बच्चा भी उसके पास है, उसने ऑब्वियसली बच्चे को फीड भी करानी है, क्या केयर करनी चाहिए, किस तरह से उसको लेकर चलना चाहिए? अच्छा, उसमें ये कि ब्रेस्ट फीडिंग तो बिल्कुल मना नहीं है, ठीक है। सारे WHO की जो गाइडलाइंस लेटली आई हैं उसमें एक कहते हैं ब्रेस्ट फीड आप जरूर कराएं क्योंकि माँ का दूध जाहिर है उसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। उसमें कुछ एहतियात के साथ उन्होंने कहा है, एक तो ये कि माँ बार बार हाथ धोए, ठीक है, हर 20 दफा 20 सेकंड हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे को हैंडल करने लगी है तो उसको हाथ धो के पकड़े, जब उससे दूध पिलाने से फारिग हो गई है तब भी हाथ धोए। कोशिश करे कि मास्क पहने खुद, और बच्चे के ऊपर अगर उसको खांसी है या छींकना है तो कोशिश करे कि कोनी के आगे अपनी कोनी कर ले और बिल्कुल बच्चे के ऊपर मत छींके। तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल अलाउड है। सही, ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा बच्चे के लिए कितनी केयर ज़रूरी है और इन केस अगर खुदा ना खास्ता आपको बच्चे में ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो बच्चों के टेस्ट भी क्या रिकमेंड किए जाते हैं? जी बिल्कुल। उसमें ऐसे है कि पहले तो अभी से कुछ क्योंकि इतना नया वायरस है, इस पर स्टडीज़ अभी ऑन गोइंग है, कोई गाइडलाइन रिकमेंडेशन अभी फाइनल होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो कुछ देर पहले ये था कि बच्चे में नहीं जाता माँ के थ्रू ना, यानी कि माँ के, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे ऐसी मिसालें देखी हैं कि न्यूबॉर्न बेबी भी इसका शिकार। जी बिल्कुल। अब ये है कि 2-3 केस रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये देखा गया है चाइना से स्पेशली के ऐसे बच्चों को भी शिकार है। तो बच्चों के लिए फिर बच्चों के स्पेशलिस्ट से रुजू करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों का टेस्ट उसमें उनकी करवा के बिल्कुल सेम एहतियातें बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने जैसा कि बताया कि एहतियात जो है आम लोगों की तरह ही प्रेग्नेंट हमारी खातून जो है उनकी भी वही एहतियात है। इसमें भी बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें घरों तक महदूद रहना है। अगर वो घरों में हैं और खुदा ना खास्ता घर के ही किसी फर्द को कोरोना वायरस हो गया है तो वो किस तरह से, मेरे ख्याल से वो तो ज़्यादा उसके लिए जो है वो ख़तरा हो जाता है, आपको जल्दी वो वायरस जो है वो अटैक कर सकता है। तो इसके लिए किस तरह से एहतियात बरती जा सकती है? उसमें जो हुकूमत ने आपको गाइडेंस दी है बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना है। अगर तो घर के किसी फर्द को कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है तो फिर तो या फिर सिम्टम्स हैं। हाँ जी, मतलब ये कि जब भी आपको ऐसे किसी शख्स के करीब रहने का मौका मिला है जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, मतलब इतना देर कि आप उसके साथ रहे हैं, फिर तो आपको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और अगर आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है फिर गवर्नमेंट की दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कितना टाइम, जिस तरह हम देख रहे हैं अब नज़ला जुकाम बुखार किसी को मौसमी भी हो रहा है, और अगर आपके घर में किसी को ये मौसमी नज़ला जुकाम बुखार है तब भी अपने आप को आपको सेपरेट करना
चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें बात ये है कि सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुद से फैसले मत कीजिए, सबसे बेस्ट डॉक्टर से मिलना रहेगा जो इस काम के स्पेशलिस्ट हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और मैंने आपको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हर अस्पताल में कोरोना काउंटर्स बनाए हुए हैं जिसमें हर वक्त लोग जाके इन चीज़ों, जब भी फ्लू और खांसी होती है वो उन मुस्तनद डॉक्टर से मिलते हैं जो कि मेडिकल के फील्ड के हैं। वो फिर आपको गाइड कर देते हैं, वो स्क्रीन कर लेते हैं आपकी हिस्ट्री और उससे कि आपको टेस्ट की जरूरत है कि नहीं। सही। तो आपको घर नहीं बैठना, आपको डॉक्टर को दिखाना है। मैं यही तो इस पे आने वाली थी। अब लोगों के रवैये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि लोग जरूरी नहीं समझते हैं कि अच्छा अगर कह दिया घर में रहना है तो आप अपने डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में कितना जरूरी है मैं आपसे जानना चाहूंगी। नाज़रीन, ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, मैंने पूछा था कि किस तरह से ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए कि वो टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं, क्योंकि अब तो हर कोई परेशान नज़र आ रहा है, हर कोई थोड़े थोड़े सिम्टम्स पे भी हम सोचते हैं कि अच्छा हमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमारी हामिला खातून को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, पहले तो ये था कि चूंकि हमें था स्टार्ट में हम लोगों ने मना ही किया सबको कि वो लोग ज़ाहिर है सब परेशान भी थे कि घरों से ना निकले। लेकिन देखिए, प्रेगनेंसी में अब घर तो नहीं बैठ सकते क्योंकि बच्चे की सेहत दरियाफ्त करना, बच्चे में कोई ट्रबल तो नहीं आ रही, एंटीनेटल केयर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ख़वातीन के लिए यही हदायत है कि जैसे जैसे उनकी एंटीनेटल केयर की उन्हें ज़रूरत है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ख़वातीन हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ का इशू हो जाता है और साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, उनको अपनी एहतियात कैसे करनी है? देखिए, उसमें ये कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, मरीज़ बहुत कहते हैं कि हमें इंसुलिन लग जाएगी, वो लगाते नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, बीमारी बुरी है, इलाज बुरा कभी भी नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये हमेशा याद रखना है कि बीमारी ज़्यादा बुरी है, इलाज बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और अब तो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिकेशंस हैं एंटी डायबिटिक जो कि ओरली भी आप ले सकते हैं। तो हम सब डॉक्टर्स पहले ओरल दवाई शुरू कराते हैं। अगर उस पर कंट्रोल ना हो तो अगर इंसुलिन लगानी भी पड़ जाए तो बच्चे से ज़्यादा क्या कीमती है। बिल्कुल ऐसे मतलब आप ये देखिए, अगर आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने इंसुलिन लगानी भी पड़ गई तो ऐसी क्या क़यामत आ गई। मतलब ज़िंदगी में 4-5 महीने तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा ज़रूरी है कि वो सेहतमंद अच्छा पैदा हो। तो शुगर का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर के लिए भी सेफ मेडिकेशन अवेलेबल हैं जिससे हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। वरना हमारे मुल्क में जो लोग ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कराते और सिर्फ इन चीज़ों में बैठे रहते हैं कि दवाई नहीं खानी, इसके नुकसान ज़्यादा हैं, उनको दौरे झटके, और हमारी वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी की रीजन ही ब्लड प्रेशर के दौरे झटके हैं जो कि सिंपल एक दवाई से कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, बहुत सारी ऐसी खातून हैं जो जॉब्स भी करती हैं या ज़रूरी काम की वजह से उन्हें आना जाना भी पड़ता है और फिर हामिला भी हैं, अब उनको किस तरह से अपनी केयर करनी है? उसकी केयर का वही तरीका है जो सब लोगों के लिए। एक तो यही सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैं और आप बैठे हैं कितनी दूर, इसी तरह हर जगह बैंक्स में लोगों ने बहुत सारी एहतियात शुरू हो गई है। अगर आप देखिए पब्लिक प्लेसेस पे भी लोगों को बार बार गाइड किया जाता है। इवन नमाज में जब डिस्टेंस में शुरू हो गया तो इससे आप अंदाजा करें कि ये कितना ज़रूरी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट बारहा प्रमोट कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट ये कि ज़ाहिर वर्क पे जा रहे हैं, जैसे हम सब भी तो जा रहे हैं, हमारी कई डॉक्टर्स प्रेग्नेंट हैं, वो पेशेंट्स को भी डील कर रही हैं, आ भी रही हैं, ज़ाहिर फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं। तो उनको हम एहतियात के साथ ही कहते हैं मास्क हर वक्त पहन के रखें, किसी वक्त भी। ये मास्क मैंने भी हर वक्त पहना होता है, तो मास्क पहन के रखें ताकि आपसे ना जरासीम लगे और लोगों के आपसे ना लगे, क्योंकि आपने 2 लोगों ने मास्क पहना होगा तो फिर तो ज़ाहिर ड्रॉपलेट के थ्रू उसने आना है, वो नहीं आएगा क्योंकि वायरस स्टेज। और कोशिश कीजिए कि फालतू जैसे अपनी पर्सेस कैरी करना वो हम कहते हैं ना करें। मोबाइल फोन को भी अगर आप ट्राई करेंगे जिप लॉक में रख लें ताकि और उसको सैनिटाइज कर लें। जब भी आप घर से निकलें बार बार हाथ धोएं, ऑफिस पे गए हाथ धोएं, सैनिटाइजर साथ रखें, अपनी चीज़ों को सैनिटाइज करते रहें, तो फिर इस वायरस के फैलने का इम्कान सबसे कम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा अब आपके वक्त के लिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिस तरह से आम लोग केयर कर रहे हैं, हामिला खातून को भी करनी चाहिए और आप लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच और अल्लाह ताला आप लोगों को भी महफूज रखे, इसी तरह से आप लोगों की खिदमत करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि माह मुबारक है, सभी लोग रोज़े रख रहे हैं,
रोज़े में आपको किस ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है सहरी और अफ्तारी के औकात में करना चाहिए। सहरी में आपको कौन सी ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए कि अफ्तारी तक का आपका टाइम अच्छा गुजर जाए। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल खाते हैं तो अफ्तारी के टाइम तक भूख लग जाती है। अब इन सब मसाइल से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। फिर प्यास लगना एक बहुत बड़ा मसला है। लोग कहते हैं हम तो यहाँ खैर शो कर रहे हैं, मुसलसल बोलना एक भी फैक्टर है, लेकिन खुराक ऐसी कौन सी आप खा सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्यास भी कम लगे, आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाए। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान अनम मंजूर मौजूद है जो कि माहिर ग़िज़ायात हैं। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अनम आपका? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अनम, रोज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ें डिसाइड करना कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्यों ना हम पहले सहरी के टाइम से स्टार्ट कर लें। जब आपने रोज़ा रखना है और आपने डिसाइड करना है कि कौन सी आपने ऐसी खुराक खानी है जिससे आपको भूख भी ना लगे और आपके लिए अच्छी भी रहे वो डाइट। ओके, सबसे पहले तो आपको और बाकी तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। और अच्छा, अब आपने बात की सहरी की, तो हम लोग सहरी से स्टार्ट करते हैं अपना मील का जो पैटर्न है सारा। अच्छा, अब एक सबसे पहली बात है कि हाँ, कहा जाता है कि सहरी है और टाइम थोड़ा सा, और उसके बाद बहुत लंबा टाइम है। इस थोड़े टाइम में आप जितना खा सकते हैं खा लें। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट गलत है क्योंकि देखें बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि 2 to 3 आवर्स की डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद आप चाहे 4 रोटियां खाएं या चाहे 1 रोटी खाएं, वो हर 2 या 3 घंटे के बाद डाइजेस्ट हो जानी होती है। ठीक है, ये गेम नहीं है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा खाएं। बात ये कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड लें, ये मैटर करता है कि आपके सहरी में। प्लस एक और जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो ये कि जब लास्ट हाफ एन आवर रह जाते हैं हम तब उठते हैं और सडन पानी भी पी रहे होते हैं, लस्सी भी जारी होती है, जो हमने खाना है वो भी है। सो ये कॉन्सेप्ट गलत है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि जब हम स्टमक पे एकदम से इतना ज़्यादा बोझ डाल लेते हैं तो उससे जो है वो एसिडिटी का इशू हो सकता है। सही। तो आप ये करें कि कम से कम अपने मील को टाइम दें। आप अपना जस्ट लाइक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे रोटी सालन ले रहे हैं उसके साथ या कोई भी आपने चीज़ जो सहरी के लिए खानी है, प्लीज़ मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दें ये कह के कि क्योंकि हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें भूख नहीं लगेगी। यानी ऐसा नहीं भी आपको नॉर्मल रूटीन की तरह भूख रख के ही खाना चाहिए। एग्जैक्टली। और देखिए, और दूसरा एक हमारा जो कॉमन प्रैक्टिस होती है सहरी के टाइम पे लोगों की, वही होती है कि पराठा खाना। लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हमें भूख नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली पराठा खा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उससे भी एसिडिटी हो सकती है आपको। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आपने अगर पराठा लेना भी है तो उसमें या तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें या फिर ऑयल अगर यूज़ करें तो 2 टेबलस्पून से ज़्यादा यूज़ ना करें उसमें। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो ऑयली है वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। सही। प्लस आप अपने उसमें फ्रूट का पोर्शन ऐड करें। इसी तरह से प्याज की आपने बात की कि प्याज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन भी ना हो, उससे भी हमने बॉडी को बचाना है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप लस्सी का इस्तेमाल करें, जो नमकीन लस्सी बनती है योगर्ट और मिल्क के साथ, आप उसमें सॉल्ट की नॉर्मल अमाउंट रख के वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका ये प्यास वाला एलिमेंट जो है वो कम हो जाएगा। सही। लेकिन जो बहुत ज़्यादा खाने वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, एक हम ये भी आम प्रैक्टिस देखते हैं कि जैसे रोज़ा बंद होने वाला होता है आप धड़ाधड़ पानी पीते रहते हैं कि हमें प्यास ना लगे। आपने खाना खा लिया, अब आप एंड वाले टाइम में मुसलसल पानी पी रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देती है और फिर ऑब्वियसली आपको बार बार जो है वो ऐसे फील होता है कि जैसे आपको वॉमिटिंग भी फील हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपने खाना इतना ज़्यादा खाया होता है, उसके बाद पानी उतना ज़्यादा, तो वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही होती। और इससे पहले ये बात कि जो हमने वैसे ही बात हम करते हैं कि सुन्नत नबवी भी है कि पानी पहले पिए या दरमियान में पिए, बाद में पानी ना पिए। उसकी एक साइंटिफिक रीज़न भी ये भी है कि या उसको बायोलॉजिकल रीज़न मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम खाना ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद हमारे जो एंजाइम्स हैं जिन्हें डाइजेशन करनी होती है वो बहुत एक्टिव होते हैं। जब हम वाटर लेते हैं उसके खाने के बाद तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो आपकी डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है या वो डिले हो जाती है। इस वजह से रिकमेंडेड नहीं है कि बाद में पिए। आप देखें, आप पानी या फूड जो भी है उसका एक मैकेनिज्म है, 2 से 3 या 4 घंटे के बाद वो अगर बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा तो आपको भूख भी फील होगी, आपको प्यास भी फील होगी। तो इस तरह नहीं है कि अगर आप 3 गिलास पानी एक साथ पी लेंगे और आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी और अफ्तारी दोनों टाइमिंग्स में? ठीक है। अच्छा, जैसे कि मौसम हम लोग को जैसे ही चेंज होता है, हर मौसम में अपनी ही उसकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं सीजनल, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की वैल्यू उस सीज़न के लिहाज से बहुत ज़्यादा होती है।
गर्मियों में आप देखें वो वाले फल या वो सब्जियां आएंगी जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को डिहाइड्रेशन का इशू आ रहा होता है या और इस तरह के मसले आ रहे होते हैं। तो जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो सारी की सारी रिकमेंडेड होती हैं। प्लस अपने इफ्तार में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग का एक बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है यहाँ पे, एटलीस्ट हमारे यहाँ पे, वो ये है कि लोग इफ्तार के टाइम पे कार्बोनेटेड बेवरेजेस का किसी न किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। जिस लाइक हम कहें कि दूध सोडा एक बहुत कॉमन एक मशरूब है हमारे यहाँ पे इफ्तार में, विच इज़ टोटली रॉन्ग। जब आप इतने टाइम में फास्ट करते हैं, उसके बाद आप जब इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस जिसमें जो है शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपका एसिडिक हो जाता है, आपका स्टमक, और एसिडिटी कॉज करता है। प्लस आप उस कार्बोनेटेड बेवरेज या जिसको भी आप मिल्क में या किसी अच्छा, मैं आपसे ना एक ये भी चीज़ जानना चाहूँगी, सहरी की हम पहले अगर बात कर रहे हैं तो सहरी में अगर आपने खाना खा लिया है, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, या फिर आपने नॉर्मल खाना खाने के बाद भी एक रूटीन ऐसी होती है कि हम फौरी सो जाते हैं, एग्जैक्टली वो कितना नुकसानदेह है? हाँ, अगेन क्योंकि देखें हम लोगों ने बिकॉज वर्कआउट नहीं किया और हम लोग बिल्कुल उसके बाद फ़ौरन ही सो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका फैट के फॉर्म में स्टोर मैं ऐसे कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि अच्छा मैंने अब 7:30-8 बजे उठना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैं जल्दी से अंदर बेडरूम में चली जाती हूँ नमाज पढ़ते। उसमें यह है कि आप स्लाइड से वॉक कर लें खाने के बाद। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ब्रिस्क वॉक करें और बहुत ज़्यादा जिसमें आपको स्वेटिंग हो या इस तरह नहीं, स्लाइड वॉक कर लें। प्लस आपका जो नमाज हम पढ़ते हैं उसके बाद इटसेल्फ वो भी जो है एक आपकी एक्सरसाइज में ही कंसिडर हो जाती है। सो थोड़ा सा वॉक हल्का स्लाइड से करके आप उसके बाद नॉर्मल जो है अपना स्लीप पैटर्न दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, अफ्तारी की तरफ मैं आना चाहूँगी। अफ्तारी में हमारे यहाँ ख़ास तौर पर अगर मैं लाहौरियों की बात करूँ तो दस्तरखान जब तक पूरा सज नहीं जाता तब तक तसल्ली नहीं होती है। तो हम फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाते हैं, समोसे, पकौड़े, घर में हर कोई जो है वो 2-2 घंटे पहले जो है अफ्तारी की तैयारी में लग जाता है। सारा दिन भूखा रहने के बाद हम एकदम से सारी ऑयली चीज़ें खा लेते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं हमारा स्टमक ख़राब हो गया है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि भूख भी आपको काफ़ी टाइम के लिए नहीं लगती है। तो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे ये चीज़ें जो है किस हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए? राइट, अच्छा देखिए, नॉर्मल रूटीन में हमारा पैटर्न ये होता है कि हम 5 to 6 मील्स इन अ डे रिकमेंड करे होते हैं, बट रमज़ान में क्योंकि पैटर्न डिफरेंट होता है तो हम लोग यूजुअली 3 मील्स रिकमेंड करते हैं। आपका सहरी, इफ्तार प्लस आपका एक मिड नाइट वाला, कि वो जो एक इशा की नमाज के बाद वाला टाइम होता है उसमें यूजुअली जो वो मंचिंग की बहुत ज़्यादा होती है कि वो, तो ये 3 मील्स आपके होते हैं। अब इन तीनों में हम लोगों ने जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो क्वांटिटी है, प्लस आपकी जो आप चीज़ ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए, वो कैलोरी डेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बात की कि हमारे पकोड़े और समोसे, एग्जैक्टली ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कि हमारे आई थिंक हर घर में यूज़ होती है, और रोज़ों में तो हर रोज़ इसका इस्तेमाल। एग्जैक्टली। सो अब इसमें रिकमेंडेड ये है कि देखिए आप हम नॉर्मली हम खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं, उसके बाद आप कोई ड्रिंक ले लें। ड्रिंक मैंने आपको अगेन कहा कि उसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस हमने यूज़ नहीं करने हैं। उसके अलावा बहुत से रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, जस्ट लाइक आपका लेमनेड होता है, फ्रूट पंच बनते हैं आपके मिंट एंड लेमन के साथ, वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं, बहुत लाइट फील भी होता है आपका। प्लस आपका जो वाटर की इंटेक है वो भी उसमें कंप्लीट हो जाती है। प्लस उसके बाद जब मैं बात करूँ फ्राइड चीज़ों की, उसके बाद हम ये करते हैं कि फ्राइड भी लेते हैं, हम सारी चीज़ें एकदम से ले लेते हैं। तो आप इस तरह से करें कि आप डेट लें, डेट के साथ अपना रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद अपना फ्रूट लें, सॉरी अपना ड्रिंक लें, एंड देन आप एक स्लाइड सी चीज़ जैसे एक फ्रूट चाट या चना चाट कोई एक चीज़ ले लें। इन 3 चीज़ों से अपना इफ्तार करें। उसके बाद नमाज पढ़ के आप कोई एक और जो भी आपके घर में चीज़ बनी हुई है आप वो ले लें, डिवाइड कर लें पोर्शन में आप एग्जैक्टली, और स्मॉल क्वांटिटी में बेशक आप थोड़ी डिले करके उसको ले लें, लेकिन इस तरह से पैटर्न बनाएं। वो एकदम से खा लेने से जो है वो स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका बोझ पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। और फिर आप एकदम से जब खा लेते हैं फिर काफ़ी टाइम आपको भूख भी नहीं लगती है, ये भी बड़ा मसला हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनम, आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने शेयर किया। उम्मीद है कि नाज़रीन आप इन पर अमल भी करेंगे और अपनी सहर अफ्तार को आप बहुत अच्छा बना सकेंगे और सेहतमंद भी रह सकेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को